बच्चों, दिस लेक्चर 5। यहाँ पे हम लोग रेकरेंस रिलेशन डिस्कस करेंगे और IOQM के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है। ठीक है, सो हियर विल बी डिस्कसिंग रेकरेंस रिलेशन इन डिटेल। ठीक है, अब पहला, रेकरेंस रिलेशन है क्या? सो व्हाट डू वी मीन बाय रेकरेंस रिलेशन? तो इसका मतलब क्या होता है? ये डिफाइन करता है किसी सीक्वेंस को, डिफाइंस अ सीक्वेंस। कैसे डिफाइन करता है? विथ सम फॉर्मूलाज डिफाइंस अ सीक्वेंस रिकर्सिवली। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ईच सीक्वेंस, ईच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, हर टर्म सीक्वेंस का कैसे डिफाइंड होता है? इज डिफाइंड एज ए फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स, एज अ फंक्शन ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स, ये है। ठीक है, अच्छा, कुछ कंडीशन दिया हुआ हो सकता है, कभी कभी कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जैसे along with some initial condition, कुछ इनिशियल कंडीशंस दे सकते हैं क्वेश्चंस में, विल सी लेटर। और क्या होता है, मतलब कोई भी रेकरेंस रिलेशन यूनिकली डिफाइन करता है सीक्वेंस को। रेकरेंस रिलेशन यूनिकली डिफाइंस ए सीक्वेंस, यूनिकली डिफाइंस अ सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस को यूनिकली डिफाइन करता है। ठीक है, डन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला तो ऑफकोर्स IOQM एग्जाम्स के लिए, ठीक है, और एक्चुअली इसका रियल वर्ल्ड फेनोमेना में बहुत सारा यूजेस है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में कभी होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, एल्गोरिथम है, फिर काउंटिंग अरेंजमेंट्स और पाथ्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें देख लेंगे। पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, सम टर्म्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। पहला तो सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है? एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा हो। ठीक है, टर्म क्या होता है? टर्म मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस, ईच एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। इसमें हम जैसे कैसे दिखाते हैं, AN को एन टर्म लिखते हैं। ठीक है, ये बात भी ट्रू है। अच्छा, इनिशियल कंडीशन, व्हाट डू वी मीन बाय इनिशियल कंडीशन? इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, कुछ टर्म्स सीक्वेंस के दिखाए गए। ठीक है, फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस टू यूनिकली डिफाइन इट, किसी सीक्वेंस को यूनिकली डिफाइन करने के लिए उसके कुछ पहले टर्म्स दिए होते हैं, इसी को बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। अच्छा, इसमें होमोजीनियस एक नाम आएगा, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है? सिर्फ ये एक ऐसा रेकरेंस रिलेशन है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आएगा। और रेकरेंस रिलेशन, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा रेकरेंस रिलेशन जो सिर्फ प्रीवियस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। ए रेकरेंस रिलेशन वेयर एवरी टर्म डिपेंड्स ओनली on previous terms of the sequence, only on previous terms of the sequence itself, ठीक है, and there are no extra terms, and there are no extra terms that don't involve the sequence, मतलब कोई extra terms नहीं होगा that involve the sequence। सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं, इससे प्रीवियस टर्म्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो फिर नॉन होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा? सो नॉन होमोजीनियस, ये भी टर्म सुनने को मिलेंगे, नॉन होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन। अब इसमें क्या होता है? डिपेंड्स ऑन एडिशनल फंक्शन ऑफ एन, एडिशनल फंक्शन ऑफ एन, ये एडिशनल फंक्शन ऑफ एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉट इन्वॉल्विंग प्रीवियस टर्म्स, मतलब इसमें प्रीवियस टर्म्स नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ ये एडिशनल फंक्शन ऑफ एन पे डिपेंड करता है।
ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ प्रीवियस टर्म आए और साथ में कोई एक एडिशनल फंक्शन पे भी ये डिपेंडेंट हो गया, तो वैसे रिलेशन क्या हो जाएंगे, नॉन होमोजीनियस। विल गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। पहला एग्जांपल क्या है, सबसे पहला एग्जांपल तो फिबोनाची सीक्वेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट, द फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, तो फिबोनाची सीक्वेंस में, अच्छा मेक एफ कैपिटल। सो द फिबोनाची सीक्वेंस कैसा होता है, इसका रेकरेंस रिलेशन क्या है, दिस इम्पॉर्टेंट रेकरेंस रिलेशन इज शोन बाय, कैसे शो करा जाता है, तो बच्चों एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। मतलब इनिशियल कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है, एफ ऑफ वन क्या होता है, वन। दिस इज इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस ये होते हैं। ठीक है, अच्छा तो जैसे अब अगर एफ ऑफ टू निकालना हो तो हम लोग क्या यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इज इक्वेशन वन। तो एफ ऑफ टू निकालने के लिए एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ ज़ीरो, तो ये भी कितना हो गया, वन। तो एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन, सो डैट इज़ टू। फिर इसी तरह एफ ऑफ फोर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू, डैट इज इक्वल टू थ्री। And similarly f of 5 can be written as f4 plus f3, that is 3 plus 2, which is equal to 5. So this is known as Fibonacci sequence 0 1 1 2 3 5 8 and 13। मैं इसका जनरेटिंग फंक्शन भी बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी जो इजी सीक्वेंस है पहले वो देख लेंगे, AP। ठीक है, AP में क्या होता है, याद करो, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस जो होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो रेकरेंस रिलेशन कैसे डिनोट होगा इसका, रेकरेंस रिलेशन हाउ इट वुड बी डिनोटेड, ए एन विल बी इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी, प्रीवियस टर्म से डिपेंड करता है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और डी क्या है, डी इज कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अगर ये रेफरेंस रिलेशन है तो इनिशियल कंडीशन क्या होगा, व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन इज ए नॉट इज इक्वल टू ए, ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म। ओके, ये बात हो गया। जैसे कुछ भी एक एग्जांपल ले लो बच्चों, मान लो ए नॉट टू है, कॉमन डिफरेंस थ्री है। ठीक है, सो ए वन कितना हो जाएगा, तो ए नॉट प्लस डी डैट इज़ फाइव। फिर ए टू कितना हो जाएगा, ए वन प्लस थ्री डैट इज़ एट, एंड दिस गोज ऑन। ये ईजी है सीक्वेंस, एट प्लस फिर थ्री डैट इज़ 11 एंड दिस गोज ऑन। ओके, नेक्स्ट थर्ड, आप ये भी सुन चुके हो बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कैसे ये रेकरिंग रिलेशन है, तो इसका रेकरेंस रिलेशन कैसा दिखता है, सो रेकरेंस रिलेशन कैसा होगा, ए एन इज इक्वल टू आर इंटू ए एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर इज व्हाट, कॉमन रेशियो। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या होगा, ए नॉट इज इक्वल टू ए होगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मान लो, जैसे ए टू है, तो ए टू कितना हो जाएगा, टू इंटू ए वन, और ए वन कितना होगा, ए नॉट कितना है, ए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट ए नॉट बी थ्री एंड आर इज इक्वल टू टू, तो ए टू कितना हो जाएगा, टू इंटू ए वन, और ए वन कितना होगा बच्चों, टू इंटू ए नॉट, क्यों, आर तो यही है, सो डैट इज इक्वल टू सिक्स। और ये चलता रहे, फिर क्या होता है, आर मल्टीप्लाई होता जाता है, सो डैट इज सिक्स इंटू टू 12 एंड दिस गोज ऑन। नेक्स्ट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टावर ऑफ हैनोई। सो दिस इज टावर ऑफ हैनोई। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अब टावर ऑफ हैनोई का मतलब क्या है, मैं ऐसा कहता हूँ कि मान लो हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस या फिर स्टैंड है। ठीक है, एक स्टैंड ए है, एक स्टैंड बी है, एक स्टैंड सी है, और इस पे मैंने रखा है सेट ऑफ डिस्क्स, क्या रखा है, डिस्क रखा है, और डिफरेंट साइज का है, ऑफ डिफरेंट साइज, ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, कंडीशन क्या है, ऑल डिस्क
स्टार्ट ऑन ए, ठीक है, स्टैक्ड इन, कैसे स्टैक करा गया, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब है जो सबसे भारी वाला है वो सबसे नीचे है और जो सबसे छोटा डिस्क है वो सबसे ऊपर है, मतलब हेवीएस्ट एट बॉटम, लाइटेस्ट एट टॉप, ठीक है, ये डन। अब गोल क्या है, व्हाट इज द गोल, तो गोल ये है कि ए से सी मूव करना है, किसको, सारे स्टैक ऑफ डिस्क को, स्टैक ऑफ डिस्क हैज़ टू बी मूव फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, मतलब ए क्या है, ये सोर्स है, ये क्या है, डेस्टिनेशन है, ठीक है, डेस्टिनेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे, बी, बी पे हम इसको हम ऑक्सिलरी मान रहे हैं, ऑक्सिलरी मतलब बी पे हम रख के सी पे ला सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज टेम्पररी प्लेस, ऑक्सिलरी मतलब टेम्पररी प्लेस है, दिस इज टेम्पररी प्लेस, ठीक है। अब अगर ऐसा करना है तो कुछ रूल्स हैं, व्हाट आर द रूल्स, तो फर्स्ट रूल ये कहेगा कि जो डिस्क है वो अरेंज होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन रूल्स, व्हाट आर द रूल्स फॉर टावर ऑफ हैनोई बनाने के लिए। पहला रूल फर्स्ट, और ये 3 रूल्स फॉलो करना है, ओनली वन डिस्क कैन बी मूव्ड एट ए टाइम, एट अ टाइम, एक बार में 2 डिस्क नहीं उठा सकते, सिर्फ एक ही डिस्क उठा सकते हैं। सेकेंड, ठीक है, ईच मूव कंसिस्ट्स ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन स्टैक, एक स्टैक से उठा लो, ठीक है, एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ another, ठीक है, और एन एम्प्टी स्टैक, मतलब इसका मतलब क्या कह रहे हैं, एम्प्टी मतलब ये एम्प्टी स्टैंड, ऐसा समझ लो, एम्प्टी स्टैंड पे रख सकते हो आप, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, सिर्फ टॉप मोस्ट डिस्क ही मूव करा सकते हो। व्हाट डज दिस मीन, यू कैन ओनली मूव topmost disk on any peg, या फिर स्टैंड लिख लो, ठीक है। थर्ड क्या है, नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा डिस्क है उससे बड़ा डिस्क उसके ऊपर नहीं रखा सकता, ठीक है। इसका मतलब लार्जर डिस्क कैन नेवर रेस्ट ऑन स्मॉलर। ये 3 कंडीशन है बच्चों। सुनो, ए पे क्या रखा हुआ था, ए पे स्टैक्स रखे थे, कैसे रखे थे, सबसे टॉप पे सबसे छोटा था, फिर धीरे 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 साइज उनकी बढ़ गई। अब हमारे पास ले जाने का ऑप्शन क्या है, आप उसको बी पे रख सकते हो या फिर डायरेक्ट सी पे पहुंचा सकते हो, जो कि पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि सी में क्या कहा गया है, सी में कहा गया है कि सबसे बड़ा वाला नीचे होना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर स्टैक्स आएंगे। लेकिन अगर सोचो तुम छोटा डिस्क निकाल के अगर डायरेक्ट सी पे रख दोगे तो उसके बाद तो कोई डिस्क रखा ही नहीं पाएगा सी पे, हाँ ना। So now this is a nice question and this is actually a puzzle. So what is the solution for this puzzle? Solution for puzzle, क्या तरीका है इसको करने का। तो अगर मान लो ऐसे केस बनाते हैं, लेट्स मेक द इनिशियल कंडीशन, मान लो n इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक डिस्क है, तो एक डिस्क क्या होगा, एक डिस्क को तो डायरेक्ट हम ए से सी पे उठा के ले आएंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही मूव है, डायरेक्ट उठा के ला सकते हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, H1, क्योंकि टावर ऑफ हैनोई है ना, तो H1 से डिनोट कर रहे हैं, तो H1 इज इक्वल टू 1 हो गया। ये क्या है, टोटल मूव्स, ठीक है, दिस इज टोटल मूव्स। अच्छा, अब केस 2 देखते हैं बच्चों,
तो n इज इक्वल टू 2 डिस्क की बात करें, 2 डिस्क है, ठीक। तो अगर 2 डिस्क है तो इसका मतलब क्या, सेटअप कैसा है, ए में सेटअप कैसा है, तो बड़ा वाला डिस्क जो है, बड़ा वाला डिस्क ऐसे है और इसके ऊपर एक दूसरा डिस्क रेस्ट कर रहा है, हाँ या ना। तो बीच में ऑक्सिलरी ये स्टैंड और सी पे हमें पहुंचाना है। सो व्हाट इज़ द वे, गोल क्या है हमारा, गोल क्या है, मूव बोथ टू सी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये 3 कंडीशन फॉलो करने होंगे। एक डिस्क को एक ही बार मूव कर सकते, मूव क्या होगा, अपर स्टैक्स, अपर डिस्क को उठा के किसी पे भी रखो, चाहे टॉप ऑफ अनदर रखो या फिर एम्प्टी स्टैंड पे रखो, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज ए मूव। और कोई भी डिस्क स्मॉलर डिस्क पे नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब इसमें क्या कर सकते हैं, सी 2 डिस्क है, अब लाना सी पे, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बी तो एम्प्टी है, बी इज़ एम्प्टी, तो मैं पहला डिस्क उठा के ए से बी पे रख दूंगा, तो ए टू बी पे पहला डिस्क, ठीक है। क्यों, बी इज़ एम्प्टी, बी एम्प्टी है तो ये तो रखा ही जा सकता है। सो इसका मतलब अब क्या करेंगे, उसके बाद जो बड़ा वाला डिस्क है उसको मैं डायरेक्ट सी पे ले आता हूँ, क्यों, क्योंकि बी पे तो रख नहीं सकते, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड मूव, ठीक है। उसके बाद जो बी पे मैंने स्टैक रखा था, देखो कैसे कर रहा हूँ, आई कैन राइट दिस फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे क्या हुआ, ए टू सी, ठीक है, लार्जर वन। उसके बाद क्या करेंगे, जो बी पे रखा हुआ था उसको सी पे उठा के रख देंगे, ठीक है, हो गया। टोटल मूव्स कितने हुए बच्चों, टोटल मूव्स 3, ठीक है। अब बात करते हैं केस थर्ड का। सो केस थ्री में क्या है, एन इज इक्वल टू 3 डिस्क, अब 3 डिस्क है, तो अब डिस्क कैसे हैं, तो अगेन आई कैन मेक इट, दिस इज ए अनदर स्टैंड, बी एम्प्टी, सी एम्प्टी। ए में क्या क्या रखा हुआ है बच्चों, तो सबसे बड़ा डिस्क है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, आया ना। नाउ व्हाट इज़ द वे, सो हमारा गोल क्या है, गोल मूव ऑल डिस्क्स टू सी विथ रूल, रूल के साथ होना चाहिए। यहाँ पे हमको 1 के लिए और 2 के लिए मिल ही चुका है, 2 डिस्क के लिए, तो क्या इसमें कोई रिकर्सन लगाया जा सकता है, तो लगाया जा सकता है। कैसे, अब n इज इक्वल टू 3 से बेटर है हर बार सॉल्व करने की जगह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, डायरेक्ट n डिस्क के लिए, n डिस्क के लिए, ठीक है। अब n डिस्क के लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि हमारे पास फिर से वही चीज़ है, a b और c। ए एक स्टैंड है जिसमें कि सारे डिस्क रखे हैं, सारे डिस्क कैसे, तो बड़े वाले, फिर उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले एंड सो ऑन, ठीक है। बी क्या है, ऑक्सिलरी स्टैंड है, ऑक्सिलरी स्टैंड है, ठीक है। सो अब ये ऑक्सिलरी स्टैंड है, तो फिर अब सी बच गया, लाना कहाँ पे, ए टू सी लाना है, फाइनल गोल तो यही है। तो करना क्या पड़ेगा कि लार्जेस्ट डिस्क, इसको हम nth डिस्क मान लेते हैं, लार्जेस्ट nth डिस्क है, ठीक है, इसको फिक्स कर लेते हैं। अभी मेरा स्ट्रेटेजी क्या होगा कि रिमूव टॉप n-1 डिस्क फ्रॉम सोर्स टू ऑक्सिलरी स्टैंड, ये तो पहला बात यहाँ पे हो गया, ऑक्सिलरी स्टैंड, ठीक है। मतलब लाना कहाँ पे, ए से बी वाया सी, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें n-1 नंबर ऑफ मूव्स होगा, हमें नहीं पता कितना, बट n-1 नंबर मान लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्या है, nth वाला डिस्क ए से सी जाएगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट जाएगा, एग्जैक्ट 1 मूव, अरे लास्ट में तो सिर्फ वही बचा ना सबसे बड़ा, तो उस तो एक ही मूव में चला जाएगा ए से सी। अच्छा, थर्ड क्या है, फिर से मूव n-1 डिस्क फ्रॉम ऑक्सिलरी स्टैंड
टू डेस्टिनेशन, कहाँ पे लाना है, डेस्टिनेशन पे, और कैसे लाना है, वाया ए, ठीक है। अब इसको हम कह रहे हैं कि अब इसमें क्या होगा, अब फिर से n-1 डिस्क है, तो n-1 डिस्क है मतलब फिर से स्टेप 1 के जैसा सिमिलरली सॉल्व करना है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, hn-1 मूव्स अगेन, ठीक है, डन। नाउ टू फाइंड, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जनरल रूल निकालना चाहते हैं, यही चीज़ रेकरेंस रिलेशन करेगा। टू फाइंड रेकरेंस रिलेशन, अब रेकरेंस रिलेशन निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच एन को हम क्या लिख सकते हैं, hn-1 किसके लिए हुआ, ये स्टेप 1 के लिए हुआ, मूव्स फॉर स्टेप 1, मूव्स फॉर स्टेप 1। अच्छा, स्टेप 1 के लिए ये सारे मूव्स है, उसके बाद एक मूव किसके लिए है, स्टेप 2 के लिए। अच्छा, फिर से स्टेप 3 के लिए कितने मूव्स हैं, hn-1, ठीक है, ये भी स्टेप 3 के लिए मूव्स है, तो टोटल मूव्स कितने हो गए एच एन का, सो दिस इज 2 इंटू hn-1 एंड +1, डन। अच्छा, एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होगा, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन तो हम लोग निकाले हैं, h1 तो निकाले ही थे, h1 कितना था, 1, ठीक है, और h2 कितना था, इट वाज 2, नो h2 वाज 3, ठीक है, सो h1 हमें पता है कि 1 है। नाउ सो अगर h1 1 पता है तो h2 कितना होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2h1 + 1, दैट इज 2 इंटू 1 + 1 3, ये तो सही था, h2 इतना ही आया था। तो अब h3 जो हम करने वाले थे उसको कैसे लिखेंगे, 2h2 + 1, दैट इज 2 इंटू 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 7, ये हो गया। तो h3 में कितने मूव्स आ रहे थे, 7 मूव्स, ठीक है, h3 में 7 मूव्स। अच्छा, क्या इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेट्स सी वेदर दिस इज ट्रू और नॉट। अगर यही डिस्क देखना है तो कैसे कैसे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, कैसे स्टेप लेंगे कि ए पे सारा कुछ रखा हुआ था, स्ट्रैटेजी कहाँ गया, 3 डिस्क के लिए, या 3 डिस्क रखे थे, D1 < D2 D3, ओके, तो मैं पहला डिस्क ए को सी पे ले आता हूँ, कौन सा डिस्क, D1 को, ठीक है, फिर ए से बी पे ले आता हूँ, किसको, D2 को, ठीक। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर सबसे छुटका किस पे, सी पे, तो सी से फिर उसको उठा के बी पे कर देते हैं, ठीक है। सो ये आ गया किस पे, सी से उठा के बी पे, कौन सा डिस्क आ गया, D1 वाला, चलो डन। अब क्या है, सुनो, लार्जेस्ट डिस्क जो है वो तो रह गया, तो उसको तो अब हम डायरेक्ट ए से उठा के सी पे रख सकते हैं, ठीक है, D3 अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो सबसे छुटका वाला है वो बी को फिर हम ए पे रख सकते हैं, बी को अगर हम ए पे रखेंगे तो डिस्क D1 आ गया, फिर बी से सी पे हम डिस्क D2 को रख देंगे, अरेंज हो गया। लास्ट वाला स्टेप क्या होगा बच्चों कि ए से डायरेक्ट सी पे कौन सा आ गया, डिस्क D1, और अरेंज डन, अरेंजमेंट डन हो गया। टोटल स्टेप्स कितने हुए, 3 3 6 1 7, तो टोटल 7 मूव्स, सो अगेन दिस इज ट्रू, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, इसका मतलब जो हम लोग बना रहे हैं वो सही है, तो लेकिन एच एन टर्म के लिए कैसे निकालेंगे, सो वी हैव एच एन इज इक्वल टू 2hn-1 + 1 है, सो इसका मतलब एच एन को फिर से हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू hn-1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू hn-2 + 1 और फिर +1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2² इंटू hn-2 + 2 + 1। अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, एच एन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2² hn-3 इंटू 2 + 1 + 2 + 1, हाँ या ना। सो बेसिकली अगेन दिस विल बी 2 का क्यूब hn-3 + 2 का स्क्वायर + 2 + 1। सो बेसिकली हमें कहाँ तक जाना है, वी हैव टू गो टू H1 तक जाना है, ठीक है, तो H1 तक जाना है, तो इसका मतलब कैसे पैटर्न इमर्ज होगा, तो Hn शैल बी इक्वल टू,
यहाँ पे क्या हो रहा था, जब n-3 रखे थे तो यहाँ p 3 आ रहा था। तो अगर kth टर्म के लिए रखा जाए तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 to the power k h n-k प्लस इधर कितना हुआ, जब 3 था तो देखो यहाँ पे 2 1 और 0 तीनों आया था। तो यहाँ पे अगर k है तो 2 to the power k minus 1 प्लस 2 to the power k minus 2 कहाँ तक चलेगा, 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, पहुँचना कहाँ तक है, 1 तक। तो n माइनस k को क्या रखेंगे, लेट n माइनस के इज इक्वल टू 1। क्यों, रीज़न है हमें h1 तक जाना है। तो अगर n माइनस के 1 है तो इसका मतलब k कितना हो गया, दैट इज k इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। k कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज n माइनस 1। डन। अब देयरफॉर hn कितना हो गया, 2 to the power n माइनस 1 एंड दिस विल बी h n माइनस k का मतलब क्या है, n माइनस 1 प्लस 2 to the power k की जगह पे क्या हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 2 to the power n माइनस 3 एंड दिस गोज ऑन टिल कहाँ तक, 2 to the power 1 प्लस 2 to the power 0। डन। अब n माइनस n प्लस 1 ये तो h1 है, तो h1 के लिए क्या होगा, h1 इज इक्वल टू 1। सो बेसिकली देयरफॉर hn विल बी इक्वल टू कितना हो गया, दिस विल बी 2 to the power n माइनस 1 और h1 था 1। अब प्लस यहाँ पे कितना रह गया ना, ये टोटल कितना होगा, 2 to the power n माइनस 2 है और 2 to the power 0 से लेके 2 to the power n माइनस 2 तक है। सो ये तो जीपी है, 2 to the power 0 से लेके 2 to the power 1 और 2 to the power n माइनस 2, दिस इज अ जीपी। अब जीपी है तो क्या हो जाएगा सम, तो फर्स्ट टर्म 1 है, ए आर टू द पावर n माइनस 1, सो 2 to the power आर कितना है 2, टोटल टर्म्स कितने n माइनस 1 और माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इधर कितना हो गया, दैट इज 2 to the power n माइनस 1 माइनस 1, ये तो 1 ही है। तो एच एन इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 इंटू 2 to the power n माइनस 1 and that is minus 1. So basically this is equal to 2 to the power n minus 1. Superb, superb. This is the recurring relation for tower of Hanoi. इसका मतलब अगर कोई मेरे से पूछेगा कि अगर 4 डिस्क होता तो कितने मूव्स में काम ख़त्म हो जाता, कितने मूव्स में ए से सी का अरेंजमेंट हो जाता, तो मैं कहता 2 to the power 4 minus 1 दैट इज़ 15 मूव्स। तो 15 मूव्स में ये कंप्लीट हो जाता, समझ में। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ रीडिंग रेकरेंस रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अगर ये हो गया तो एक ब्रीफिंग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व रेकरिंग रिलेशन, ओवरऑल कैसे सॉल्व करा जाए रेकरिंग रिलेशन को। तो हाउ टू सॉल्व रेकरेंस रिलेशंस, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या है, सब्स्टिट्यूट टिल पैटर्न इमर्जेस। पहले आप पैटर्न चेक कर लो, ठीक है। इसीलिए मैंने सिंपल बताया APGP एंड देन बताया टावर्स ऑफ हैनोई, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर लो, उसके बाद क्या करना है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, फॉर लीनियर होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशंस with constant coefficient, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऐसा फॉर्म है, कोई भी रिलेशन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। an अगर लिखा है तो इट कैन बी, इफ़ इट इज़ ऑफ द फॉर्म लाइक दिस C2 an माइनस 2। मैं अभी बोला था कि होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ आगे वाला रिलेशन सिर्फ प्रीवियस वाले से डिपेंडेंट है, और लीनियर का मतलब है पावर 1 रहेगा, ठीक है। सो अगर ये इस फॉर्म का है प्लस CK an माइनस के,
तो इसमें क्या होता है, फाइंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन दिस केस। इस केस में हम लोग रूट्स निकालते हैं जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है, उनका। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जनरेटिंग फंक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू जनरेटिंग फंक्शंस, तो जनरेटिंग फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस को पॉलिनोमियल या पावर सीरीज में बदलो, पावर सीरीज में बदलो, ठीक है, एंड देन मैनिपुलेट इट। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। फोर्थ, उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ होता है जिसको हम लोग मास्टर थ्योरम बोलते हैं। दिस इज नोन एज मास्टर थ्योरम। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे बच्चों तो तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट इज मास्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। ठीक है, डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम, इसका मतलब क्या होता है, TN, इसको ऐसे लिखते हैं। ये सारी बातें डिटेल में करी जाएंगी। TN इज इक्वल टू A TN/B प्लस F(n), ऐसे लिखाता है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन, लेट्स सी। जैसे एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट देखता हूँ। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है कि मान लो ऐसा पूछा जाए, हाउ मैनी बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, लेंथ कितना है n, कंटेन नो कंजिक्यूटिव जीरोस, नो कंजिक्यूटिव जीरोस, कोई भी जीरोस कंजिक्यूटिव जीरोस कंटेन नहीं करता है, मतलब ऐसा कंटेन नहीं करता है। ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस, तो मान लेते हैं लेट AN बी द नंबर ऑफ सच स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n, ऐसा मान लेते हैं कि AN बी द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है जो कि लेंथ n का है। तो शुरुआत का केसेस, इनिशियल केसेस। अब इनिशियल केसेस में क्या है, पहला n को 1 मानते हैं, तो इसमें तो पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगा, अब बोला क्या था, हाउ मेनी बीट स्ट्रिंग्स, तो बीट क्या होता है, बीट तो 2 ही होते हैं, जीरोस एंड 1। तो n जब 1 है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रिंग क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसका किसका है, 0 या 1, इसी का है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर n 2 है तो पॉसिबिलिटी, अब क्या क्या है पॉसिबिलिटी, सो पॉसिबिलिटीज एक तो 1 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 हो सकता है, बट इसको तो हटाना पड़ेगा, क्यों, कंजिक्यूटिव जीरोस तो नहीं ले सकते। सो इसका मतलब A2 कितना हो गया बच्चों, 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नाउ जनरलाइज, नाउ सेट अप रिकर्सन सेट करते हैं। लिए ऐसा होगा कि मान लो बेस केसेस तो मैंने ले लिया, अब क्या है, लेंथ तो n था, लेंथ कितना था स्ट्रिंग का, n। मैं कह रहा हूँ इसमें हम लोग केसेस करते हैं, एक तो केस 1 और एक केस 2, मतलब एंडिंग देख रहा हूँ बस, स्ट्रिंग एंड्स विथ 1। ठीक है, स्ट्रिंग एंड्स विथ 1, इसका मतलब क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 1, लास्ट डिजिट इज 1। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो इसका मतलब n-1 डिजिट्स जो होंगे रिमेनिंग, वो कैसे हो सकते हैं, कैन बी एनी वैलिड स्ट्रिंग, कैन बी एनी वैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, बट एक शर्त है, क्या शर्त है, कि कंजिक्यूटिव जीरोस नहीं हो सकते हैं। वैलिड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n-1, लेंथ n-1 होगा लेकिन बस कंजिक्यूटिव जीरोस ना हो। ठीक है, तो इसको हम AN-1 बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा केस 2 के साथ, स्ट्रिंग एंड्स विथ 0, स्ट्रिंग
एंड्स विथ 0। अब देखो यहीं पे एक प्रॉब्लम है, अगर स्ट्रिंग 0 से एंड कर रहा है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 है तो एक बात याद रखना, बस यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, सेकेंड लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो ये 0 0 अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 0 तो हो सकता है, दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब यहाँ पे केस क्या है कि n-2 स्ट्रिंग्स, मतलब टोटल लेंथ कितना था n में से एक तो चला ही गया, सेकेंड वाले में तो 1 भरना है, तो अब तो n-2 बचा, तो n-2 कैन हैव एनी वैलिड स्ट्रिंग्स, बट एक कंडीशन 2 0 साथ में नहीं होना चाहिए। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज an-2। तो रेकरेंस रिलेशन क्या बना बच्चों, therefore an is equal to an-1 plus an-2 for all n greater than equal to 3, ठीक है। क्या ये देख के नहीं लग रहा कि दिस इज फिबोनाची, एक्चुअली दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। तो सोचो क्वेश्चन कहाँ से आया था और क्वेश्चन क्या बन गया, ठीक है। सो दिस बिकम्स द फिबोनाची सीक्वेंस। अब फिबोनाची सीक्वेंस में हम लोग कहाँ तक देख लिए कि a1 कितना था 2, a2 कितना था 3, तो a3 कितना होगा, a3 विल बी दैट इज a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू 5 स्ट्रिंग्स कैसा हो सकता है ये भी बता सकते हैं, 0 1 0 हो सकता है, 0 1 1 हो सकता है, मैं लास्ट का डेट देख रहा हूँ, ठीक है। अगर 1 से एंड हो रहा है तो 1 0 1 हो सकता है, अगर 0 से एंड हो रहा है तो 1 1 हो सकता है, अच्छा एक हो सकता है 1 1 1, तो ये तो वैलिड है, डन। सो दिस इज द पावरफुल रिलेशन दैट इज रेकरेंस रिलेशन एंड दैट सॉल्व्स मैनी टिपिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ अब ये हो गया, लेट्स सी सम फर्दर प्रॉब्लम्स। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, लेट अ सीक्वेंस an बी डिफाइंड। क्या डिफाइंड करना है, तो बाय a1 इज इक्वल टू 1 एंड an इज इक्वल टू 2an-1 प्लस 3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फाइंड a5। अब हमें a5 चाहिए, तो ये तो इजी है बच्चों, क्यों, हमें बस वैल्यूज पुट करते चलना है कि an क्या दिया हुआ है और a1 1 दिया है, सो a1 इज गिवन एज 1 और an क्या दिया है बच्चों, दैट इज 2an-1 प्लस 3। तो बेसिकली बस वैल्यू पुट करते चलो, तो a2 कितना हो जाएगा 2a1 प्लस 3 दैट इज 5, फिर a3 कितना हो जाएगा 2a2 दैट इज 2a2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13, फिर a4 कितना हो जाएगा 2a3 दैट इज 26 प्लस 3 दैट इज 29। तो a5 चाहिए था हमें, a4 तो आ ही गया, तो a5 कितना होगा 2a4 दैट इज 2 इंटू 29 प्लस 3 दैट इज 61, सो 61 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स x0 x1 x2 इज डिफाइंड। कैसे डिफाइंड है बच्चों, बाय x0 इक्वल टू 0 एंड xn इज इक्वल टू xn-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फाइंड x3। हमें क्या चाहिए बच्चों, x3। नाउ क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, x0 0 दे रखा है, तो x0 इज 0, ठीक है, और xn क्या दे रखा है बच्चों, xn-1 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो बेसिकली ये भी वैल्यू पुट करना है, x1 कितना हो जाएगा x0 का होल स्क्वायर प्लस 1, सो आंसर इज 1। फिर x2 की बात करें तो x1 का होल स्क्वायर प्लस 1, सो डैट इज़ 2। फिर x3 की बात कर लें तो x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 5, आंसर इज डन, x3 इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी डन। आई एम डूइंग सम इजी क्वेश्चंस क्योंकि रेकरेंस बहुत लोगों को इनिशियली हार्ड लगता है,
सो जस्ट डू सम इजी क्वेश्चंस, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए चेस टूर्नामेंट. ठीक है, क्या चल रहा है? चेस टूर्नामेंट. ईच प्लेयर plays every other player, plays every other player. ठीक है, exactly once, एक बार खेलता है साथ में, exactly once. ओके, n players हैं, n players, cn इक्वल टू टोटल गेम्स प्लेड. cn क्या है? टोटल गेम्स प्लेड. फाइंड recurrence relation, find recurrence relation for cn and c5. कैलकुलेट करना है c5. ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसको डायरेक्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करूं, मैं सिंपल बोल सकता हूं कि n प्लेयर थे, n प्लेयर में से क्या बोला है? n प्लेयर्स हैं, n प्लेयर में से बोला है कि सबको एग्जैक्टली 1 गेम खेले. मतलब कोई भी 2 प्लेयर चुन लो और उतने गेम्स खिला दो. सो इसका मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट मैं बोलूँगा NC2, दैट विल बी द फॉर्मूला, दैट इज C नंबर ऑफ प्लेयर्स n, कितने प्लेयर्स साथ में खेलेंगे? 2. सो दैट इज इक्वल टू NC2 एंड NC2 कैन बी गिवन एज n इंटू n माइनस 1/2. डन. तो अगर हम अब वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने का मतलब क्या है? C1 कितना होगा? तो 1 - 1 ये तो 0. C2 तो एक ही तरीका हो सकता है. क्यों? 2 प्लेयर हैं तो एक ही तरीके से खेलेंगे ना. C3 तो C3 में कितना हो सकता है? 3 तरीका हो सकता है. अरे गेम प्लेयर ऐसे सोचते चलो ना, कैलकुलेट करने की बजाय. 3C2 कितना होता है? पहला तो 3 होता है. या फिर ऐसे सोचो, AB के साथ, AC के साथ, BC के साथ खेल सकता है. फिर C4 कितना होगा? 6. तो C5 कितना होगा? 10. सो आंसर इज 10. तो एक तरीका तो ये है. अच्छा, दूसरा तरीका अल्टरनेट कैसे देख सकते हैं इसको? तो टोटल कितना दिया हुआ है? n प्लेयर्स. टोटल कितने हैं? n प्लेयर्स. ठीक है, n प्लेयर्स दे रखे हैं. बोला क्या है? cn नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय n प्लेयर्स. n प्लेयर्स के द्वारा जितने गेम्स खेले गए हैं वो cn है. ठीक है, तो पहला मान लेते हैं एक प्लेयर है, तो एक प्लेयर में तो कुछ भी गेम नहीं हो सकता. C1 0 हो जाएगा. ठीक है, जब 2 प्लेयर्स हैं तो इसका मतलब क्या होगा? 2 प्लेयर्स मतलब n इक्वल टू 2 है. तो n इक्वल टू 2 है तो C2 कितना हो जाएगा? एक ही तरीके से खेल सकता है. अब हम क्या कह रहे हैं कि रिकर्सन निकालते हैं. रिकर्सन हम कह रहे हैं कि सपोज n-1 प्लेयर्स थे, तो n-1 प्लेयर कितने गेम खेले होंगे? Cn-1 गेम खेले होंगे. अब मान लो सपोज ऐसा होता है कि nth प्लेयर टूर्नामेंट ज्वाइन करता है. nth प्लेयर टूर्नामेंट ज्वाइन करता है. ठीक है, कर लिया. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो सबके साथ खेलेगा ना. जो n-1 प्लेयर्स थे, अगर nth प्लेयर टूर्नामेंट ज्वाइन करा तो पहला प्लेयर के साथ भी खेलेगा, दूसरा के साथ भी, तीसरा के साथ भी. तो कितने बार खेलेगा? तो n-1 टाइम्स खेलेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? रेकरेंस रिलेशन क्या हो गया? Cn इज इक्वल टू Cn-1 प्लस n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है? C1 इज इक्वल टू 0. तो C2 कितना हो जाएगा? C1 प्लस 2 - 1 दैट इज 1. तो दैट इज 1. C3 कितना हो जाएगा बच्चों? C2 प्लस 2 दैट इज 1 प्लस 2 3. और इसी तरह चलता रहे. तो C3 फिर से आ गया. डन. वी कैन टॉक अबाउट समथिंग नोन एज लीनियर रेकरेंस रिलेशन. मैं बोला था बच्चों कि इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, सो लीनियर सीक्वेंस रेकरेंस रिलेशन एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं. मान लो एक सीक्वेंस मानो, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स
ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 एंड। तो होता क्या है कि रेकरेंस क्या बताता है कि कैसे नेक्स्ट टर्म मिलेगा प्रीवियस टर्म से। तो लीनियर रेकरेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे इट इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टर्म्स। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा बच्चों, ताकि तुम आसानी से समझ सको। वी डोंट हैव टू गो टू द टेक्निकलिटीज़, हमसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। तो लीनियर रेकरेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि लीनियर कम्बिनेशन किसका, तो प्रीवियस टर्म्स का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नो पावर ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के कोई पावर नहीं होने चाहिए। जैसे ऐसा नहीं दिखना चाहिए an-1 का होल स्क्वायर, या फिर √(an-2), ऐसा नहीं दिखना चाहिए। सेकेंड क्या है, नो प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, टर्म्स का कोई प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए, मतलब जैसे an-1 इंटू an-2, ये नहीं दिखना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, मतलब जो टर्म्स प्रीवियस टर्म्स होंगे, नंबर्स मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म्स मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसे लिखते हैं, नंबर्स मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल दे आर कांस्टेंट। अगर मान लो कोई एक एग्जांपल देखा जाए तो सबसे बढ़िया फिबोनाची सीक्वेंस देख सकते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या था, an-1 था और an-2 था, साथ में दोनों के क्या है, 1 लगा हुआ, तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो अब इसमें क्या हो सकता है कि लीनियर रेकरेंस रिलेशन में ऐसा भी हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉन होमोजीनियस टर्म्स ये हो सकते हैं, डेट डिपेंड ओनली ऑन n, ठीक है, सिर्फ n पे डिपेंड करते हैं, नॉट ऑन प्रीवियस AI टर्म्स, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर रेकरेंस। अब इसका जनरल फॉर्म कैसा होगा, सो लेट्स सी जनरल फॉर्म एंड हाउ टू सॉल्व इट। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है, लीनियर रेकरेंस रिलेशन का जनरल फॉर्म कैसा है, तो दिस कैन बी रिटन एज C0an प्लस C1an-1 प्लस C2an-2, और ये चलता रहे कहाँ तक, Ck(an-k) एंड डैट इज इक्वल टू f ऑफ n, ठीक है, जहाँ की C0, C1, Ck आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, आर कांस्टेंट्स, दैट इज C0 नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ n इज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है, ये n का फंक्शन हो, ऐसा होना चाहिए। अगर fn 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस, ये टर्म पहले भी आया, मैं क्या कह रहा हूँ, होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन कैसा होगा, तो उसमें f ऑफ n जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अच्छा, अगर f ऑफ n 0 ना हो तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। बात समझो बच्चों, जनरल फॉर्म कैसा है लीनियर रेकरेंस रिलेशन का, सो इट इज़ लाइक C0an प्लस C1an-1 प्लस C2n-2, और ये चलता रहे, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ n होना चाहिए, जहाँ पे C0 से Ck तक कांस्टेंट हो और fn जो हो वो फंक्शन ऑफ n हो, ठीक है। तो fn 0 है तो होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, fn नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब ऑर्डर की बात करें, सो ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन ये कैसे मिलता है, तो ऑर्डर रेकरेंस रिलेशन का यहाँ पे कितना है, तो देखो ये n है, लास्ट n माइनस के है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, n-k एंड दैट इज इक्वल टू k, ठीक है। दैट इज डिफरेंस, कैसे निकलता है ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट
एंड लोएस्ट इंडिसेस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट इंडिसेस, लोएस्ट इंडिसेस ऑफ द टर्म्स। ठीक है, डन। ओके, ये बात हो गया। अच्छा, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब इसमें एग्जांपल्स एपी जीपी वाले भी आएंगे, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि रेकरेंस क्या होगा, किस में होगा, किस में नहीं होगा। जैसे पहला, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस की बात कर रहा हूँ। तो होमोजीनियस मतलब इस ये जीपी है, कैसा होता है? तो रेकरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका रेकरेंस कैसा है? सो ए एन इज इक्वल टू 2 इंटू ए एन माइनस 1 है फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? तो याद करो, ये कंडीशन क्या था? ए नॉट दे रखा है 3, ठीक है, आर दे रखा है 2, तब जाके ये होगा। सो ईच टर्म इज ट्वाइस द प्रीवियस वन। तो बेसिकली टर्म्स कैसे हो जाएंगे? सो टर्म्स विल बी 3, 6, 12, 24 एंड गोज ऑन। एंड सॉल्यूशन कैसे होता है? देखो ये बच्चों पता है आपको, बट मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस दिखता कैसा है। सो दिस इज द वे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? मैं बोला था ना कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, एन और एन माइनस 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। सो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट। होमोजीनियस क्यों है? होमोजीनियस का मतलब क्या था, याद करो, एफ एन नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तब नॉन होमोजीनियस होगा। तो यहाँ पे एन पे तो डिपेंडेंट है नहीं, कोई एक्स्ट्रा टर्म पे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन सेज ए एन क्या होगा? 2an माइनस 1। सो बेसिकली दिस इज 2an माइनस 2। ए एन माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2an माइनस 2, सो 2 का स्क्वायर an माइनस 2। तो अब ये चलता रहे, तो an कितना हो गया? 2 टू द पावर k an माइनस k, डन, ठीक है। सो देयर फॉर an विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये लास्ट तक कहाँ जाएगा? हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है ए नॉट 3 है, तो ए नॉट कैसे लाएं? तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ए नॉट लाने के लिए एन को के के बराबर रख देते हैं। लेट एन इज इक्वल टू के, क्यों? तब तो ए नॉट आ जाएगा ना। सो ए एन कितना बन गया? 2 टू द पावर एन ए नॉट, दैट इज 3 इंटू 2 टू द पावर एन, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल 2 इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर नॉन होमोजीनियस। नाउ देखो बच्चों, इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन होमोजीनियस है, कौन नॉन होमोजीनियस है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ए पी लाइक, क्यों ए पी नॉन होमोजीनियस है अभी पता चलेगा। इसका रेफरेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? ये हमें पता है कैसे, कि ए एन जो है वो लिखाता है ए एन माइनस 1 प्लस डी। नाउ डी इज डी कैन बी 0, बट डी इज जनरली नॉट 0। तो यहाँ पे क्या हुआ? एफ ऑफ एन तो है ना, और चलो मैं मान लेता हूँ डी 5 सपोज। अब तो नॉन कांस्टेंट हुआ, तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? फिर से एन और एन माइनस 1 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 1। डी क्या है? 5, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो गया केस? एफ एन 0 होता तो होमोजीनियस होता, लेकिन एफ एन नॉन 0 है तो नॉन होमोजीनियस हो गया। लेकिन कैसा हुआ? लीनियर रेकरेंसी हुआ, ठीक है। सो दिस इज अनदर केस। अब इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है? ए नॉट इज इक्वल टू ए, जो कि 2 के बराबर है। सो देयरफॉर टर्म्स कैसे हो जाएंगे? खुद सोचो। पहला हो जाएगा 2, फिर 7, फिर 12, और ये चलता रहे। देखो मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि सॉल्व इसको कैसे करते हैं। तो ए एन क्या लिखा है? ए एन माइनस 1 प्लस डी। बच्चों ए एन माइनस 1 को कैसे लिखो? ए एन माइनस 2 प्लस डी, डैट इज 2d। तो यहाँ पे बेसिकली ये ए एन कैसा हो जाएगा? ए एन माइनस के प्लस के डी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? ए नॉट दे रखा है, तो एन इक्वल टू के कर लो। देखो मुझे भी पता है कि आपको ए पी आता है, आपको जी पी भी आता है, बट मैं आपको तरीका इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी भी रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, और ये आई टी जेई मेन्स भी पूछता है। सो बेसिकली उस केस में क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ये समझ लो, ठीक है। सो ए एन कितना हो जाएगा? एन के जगह के है, तो दिस विल बी ए नॉट। ए नॉट कितना है हमारे पास? 2, तो 2 प्लस एन डी। एन डी कितना था? 5, तो 2 प्लस 5n, डैट इज द एन टर्म, ठीक है। अच्छा थर्ड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थर्ड। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर,
सेकेंड ऑर्डर, और इसमें क्या ले रहे हैं, होमोजीनस। सेकेंड ऑर्डर होमोजीनस क्यों, ये तो फिबोनाची सीक्वेंस की बात करी जा रही है, फिबोनाची सीक्वेंस भी तो हो सकता है इस केस में। कैसे, तो a ऑफ n कैन बी रिटन एज a n-1 प्लस a n-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही होता है। इनिशियल कंडीशन क्या होता है, a0 0, a1 1 होता है। ठीक, अरे क्यों है सेकेंड ऑर्डर, क्यों है सेकेंड ऑर्डर, इसलिए है क्योंकि an और an-2 हाईएस्ट और लोएस्ट इंडिसेस का डिफरेंस कितना है, 2, तो सेकेंड ऑर्डर। होमोजीनियस क्यों है, सारे में कॉन्स्टेंट्स जुड़े हैं, फिबोनाची सीक्वेंस है, तो सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस हो गया, डन। अच्छा, सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अब यहाँ से बात उठती है कि कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन मेथड, सॉल्यूशन मेथड, और मैं सॉल्व विथ एग्जांपल करूँगा, मतलब मैं इसी को सॉल्व कर दूँगा। तो क्या है, तो स्टैंडर्ड मेथड क्या है, टू सॉल्व एनी होमोजीनियस, मैं कोई भी होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन की बात कर रहा हूँ, लीनियर रेकरेंस रिलेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, में कांस्टेंट कोएफिशिएंट अगर है तो उसमें कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन को, ये दिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट मेथड क्या होता है, फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लिखाया हूँ शुरुआत में, फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना है। इसके लिए रिप्लेस किसको करते हैं, सुनो, ए एन को बाय आर टू द पावर एन से an-1 को r टू द पावर n-1 से, एंड डिवाइड लोएस्ट पावर ऑफ r, डिवाइड बाय लोएस्ट पावर ऑफ r, हो गया। जैसे ऊपर का इक्वेशन क्या था, ये था, an को किससे रिप्लेस करें, r टू द पावर n से, तो an-1 को r टू द पावर n-1 से, फिर साथ में r टू द पावर n-2 था। बेसिकली अब क्या हो गया, सबसे लोएस्ट डिग्री कौन है, r टू द पावर n-2, डिवाइड कर दो इससे, तो इधर कितना बच जाएगा, आर स्क्वायर, इधर कितना होगा, r+1। सो बेसिकली दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस r-1 इक्वल टू 0। सेकेंड क्या करते हैं, सेकेंड इज सॉल्व फॉर इट्स रूट, या फिर रूट्स कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे r कितना हो जाएगा, -1 डेट इज़ 1, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज़ 5/2 है। सो बेसिकली दो सॉल्यूशन हो गया, इसका एक तो हो गया 1 + √5/2। नाउ रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो ए गोल्डन रेशियो, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा कभी और करा जाएगा, IOQM के सिलेबस में स्पेसिफिकली गोल्डन रेशियो मेंशन नहीं है, ठीक है। सो बट स्टिल रिमेंबर 1 + √5/2 इज़ अ गोल्डन रेशियो, एंड psi इज़ 1 - √5/2, ठीक है, डन। तो phi गोल्डन रेशियो आ गया एंड psi 1 - √5/2 आ गया। थर्ड क्या है, थर्ड फाइंड जनरल सॉल्यूशन। नाउ राइट द जनरल सॉल्यूशन। सो अब जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है, इफ़ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, अगर रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन इज an इज इक्वल टू a r टू द पावर n, ऐसे लिखाएगा। a मतलब कितने रूट्स हुए, रूट्स अगर अलग अलग हैं तो इसको r1 माना, ये r2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं a r1 पर पावर n प्लस b r2 पर पावर n, ये होता है जनरल सॉल्यूशन an के लिए। देखो बच्चों ये तरीका है, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस, किसको सॉल्व करने का, अगर कोई भी आपको होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन मिल जाए जिसका कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, सो उसके लिए तरीका क्या है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसका रूट निकालो, फिर उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, an इज इक्वल टू a r1 पर पावर n प्लस r2। अब यहाँ पे देखो
सो बेसिकली यहाँ पे ए एन क्या है, ए आर की जगह क्या है फाई एन, और बी यहाँ पे साई पर पावर एन। अब इनिशियल कंडीशन देखो, इनिशियल कंडीशन, क्योंकि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो ए और बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन लिख रखे थे, क्या लिखें, ए एन, तो इसमें एन को 0 रखो, तो ए 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए फाई रेस टू 0 प्लस बी साई रेस टू 0, सो डैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए नॉट कितना है, 0, फिबोनाची सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म तो 0 ही होता है, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो पहला केस क्या आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, फिर से एक केस, एन इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू 1 में ए वन क्या होता है बच्चों, डैट इज ए फाई प्लस बी साई। तो इसके लिए क्या हो गया, ए वन तो 1 होता है, और यहाँ से कितना हो गया, ए साई, और यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, ए बराबर माइनस बी है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ए साई, ए कॉमन ले लेते हैं। सो ए अगर कॉमन ले लिए तो ए ऐसा रहा, और फाइव माइनस साई मतलब 1 प्लस रूट 5 बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2, सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू रूट 5। सो ए रूट 5 इज इक्वल टू 1, सो देयर फॉर ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5 एंड बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए, डैट इज माइनस 1 बाई रूट 5। डन, तो फॉर्मूला बन गया क्लोज्ड फॉर्म। क्लोज्ड फॉर्म क्या हो गया बच्चों, सो इसको हम लोग बीनेट्स फार्मूला बोलते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ बीनेट्स फार्मूला। बीनेट्स फार्मूला मतलब हाउ डू वी रिलेट फिबोनाची सीक्वेंस विद गोल्डन रेशियो, सो दिस इज़ द वे, फिबोनाची सीक्वेंस को गोल्डन रेशियो से कैसे रिलेट करते हैं, तो बीनेट्स फार्मूला से। अब बीनेट्स फार्मूला में क्या आया, 1 बाई रूट 5, सो फिबोनाची सीक्वेंस, इसका हम एफ एन लिखते हैं, या फिर इसको हम ए एन लिख लेते हैं, डैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 पर पावर n माइनस 1 बाई रूट 5, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 पर पावर n। ठीक है, डन। देखो क्या हो गया बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको बोला कि होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन जिसके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन मेथड है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाया, फिर रूट्स देखा, रूट्स अगर डिस्टिंक्ट हैं तब जनरल सॉल्यूशन ऐसा आया, इफ़ रूट्स वेयर डिस्टिंक्ट देन द जनरल सॉल्यूशन इज़ लाइक दिस। लेकिन अगर रूट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, अगर रूट्स रिपीटेड हैं तो क्या होगा, सो व्हाट इफ़ द रूट्स आर रिपीटेड, तो नेक्स्ट इज होमोजीनियस, तो है होमोजीनियस इज देयर बट विथ रिपीटेड रूट्स, विथ रिपीटेड रूट्स। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, जैसे मान लो एक रेकरेंस दिया हुआ है, सपोज रेकरेंस इज गिवन ए एन इज इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस 4an माइनस 2, ये दे दिया है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन मान लो दे रखा है, इनिशियल भी दे रखा है, इनिशियल कंडीशंस इज मैंशनड, क्या मैंशनड है, तो ए नॉट 1 दे रखा है, ए वन 3 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनाएंगे बच्चों, ए एन को कैसे रिप्लेस करेंगे, आर टू द पावर एन, 4 आर टू द पावर, ए एन को रिप्लेस करेंगे आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन इज इक्वल टू 4 आर टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 4 आर टू द पावर एन माइनस 2, फिर सबसे छोटा वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 4r माइनस 4, सो बेसिकली दिस टर्न्स आउट टू बी आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 4 इक्वल टू 0, एंड दैट बिकम्स r माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज r माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 2 विच इज़ ए रिपीटेड रूट, ये एक रिपीटेड रूट, ठीक है, डन। अब अगर ऐसा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सो हाउ जनरल सॉल्यूशन इज़ फाउंड आउट, सो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या तरीका है बच्चों, तो r अगर रूट है, r इज़ ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, मतलब कितने बार रिपीट हुआ है, दैट इज़ मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे 2 बार हुआ है, देन तब क्या हो जाएगा, देन ए नॉट प्लस ए वन एन
प्लस चलता रहे कहाँ तक, ए एम माइनस वन एन एम माइनस वन आर टू द पावर एन, आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, प्लीज रिमेंबर दिस, आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितना है, मल्टीप्लिसिटी इज 2, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी m इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के लिए कैसा दिखेगा, सो इट विल बी ए नॉट प्लस ए वन एन, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी एन और r टू द पावर 2, सो दिस विल बी r टू द पावर n, और r टू द पावर n का मतलब क्या है, r यहाँ पे कितना था, r इज 2, सो बेसिकली तो ए एन कितना हो जाएगा, देयरफॉर ए एन विल बी ए प्लस बी एन, दैट इज 2 टू द पावर n, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशन लगाओ, n इक्वल टू 0, दैट इज ए 0, कितना दिया हुआ है, a प्लस बी 0, 2 टू द पावर 0, दैट इज 2 टू द पावर 0 1 है, और a नॉट कितना दिया है बच्चों, a नॉट वॉज गिवन एज 1, a नॉट इज गिवन एज 1 एंड a1 इज 3, सो a नॉट 1 है और यहाँ पे a हो गया, सो a तो 1 आ गया। अच्छा, सेकेंड वाला n इज इक्वल टू 1, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस बी और 2, तो a1, अब a1 तो 3 है, a कितना है 1, तो 1 प्लस बी इंटू 2, यस, सो बेसिकली ये कितना हो गया, दिस विल बी 3/2 माइनस 1, दैट इज़ 1/2, तो b कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/2, so basically the answer will be an will be equal to 1 plus 1/2n into 2 to the power n, so that is equal to 2 plus n 2 to the power n minus 1, डन। सो ये हो गया रेकरेंस सोल्यूशन, ठीक है। तो होमोजीनियस में जब रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं तो कैसा चलने लगता है, मान लो जितना मल्टीप्लिसिटी है, अगर 2 है तो वैसा ही चलेगा, शुरुआत होगा ए नॉट से, अगर 3 होता तो क्या करते, मान लो ऐसे लिखते a प्लस बी एन प्लस सी एन स्क्वायर, और साथ में क्या लिखते, r टू द पावर n, ये लिखते हैं, ठीक है। फिर a b c निकालना होता, जब मल्टीप्लिसिटी 3 रहता तो उसमें 3 इनिशियल कंडीशन दिए हुए होते, ठीक है। चलो डन। नेक्स्ट बच्चों, अब इसमें क्या हो सकता है और क्या है, तो अभी तक तो हम लोग होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट सॉल्व किए हैं। अब ऐसा भी तो आ सकता है, सॉल्विंग नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन, फिर से हम लोग लीनियर ही सॉल्व कर रहे हैं लेकिन नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट, तो इसके लिए क्या होता है, जनरल अप्रोच क्या है, जनरल अप्रोच ये आता है सेम जैसे नॉन होमोजीनियस एलडीई सॉल्व होता है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो बच्चों आप लोग पढ़े नहीं हो, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू ए एन, यहाँ पे इसको एच बोलेंगे, और ए एन पी, मतलब समझना, एग्जाम्पल के साथ तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट होता है, फाउंड यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जैसे अभी फाइंड करा था 2 क्वेश्चन में, उसी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल के ये फाइंड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ व्हाट, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस इज़ पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो फॉर्म ऑफ एफ एन को सोच के, फॉर्म ऑफ एफ एन से, ठीक है। सो नॉन होमोजीनियस ऐसा दिखेगा, एक तो होमोजीनियस सॉल्यूशन उसका निकाल लेंगे, साथ में पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन क्या है। मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू 2an-1 प्लस 3 टू द पावर n फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। सबसे पहले लीनियर क्यों है, क्योंकि ए एन और an-1 में डिफरेंस कितना है, 1, लीनियर है। होमोजीनियस क्यों है, कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लिकेशन है कोएफिशिएंट के साथ। अच्छा, और एक्चुअली नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि 3 टू द पावर n एक्स्ट्रा है, ठीक। सो अब इनिशियल कंडीशन दे दिया है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इनिशियल
कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या दे रखा है बच्चों, दैट इज ए नॉट इज इक्वल टू 1 दे रखा है, ए नॉट इज 1। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो दो पार्ट है, क्या पार्ट है, पहले होमोजीनियस वाला पार्ट निकालते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट पार्ट 1 होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन ये निकालते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दैट इज ANH, ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा, तो AN इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2AN-1 है या ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, खुद सोचो, इसको R2/n से रिप्लेस करे, 2R2/n-1 से रिप्लेस करे, R2/n-1 से डिवाइड कर लिया तो ये बच गया R-2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे कितना हो गया, R इज इक्वल टू 2। तो जब R इज इक्वल टू 2 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ही रूट है, तो एक रूट में क्या होता था, A R⁴n दैट इज 2⁴n एंड दैट इज इक्वल टू AN होमोजीनियस सॉल्यूशन। ये तो आ गया। अब बात करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन की। सेकेंड वी हैव टू टॉक अबाउट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो हाउ डू वी फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या होना है, हमें ANP निकालना है। कैसे निकालेंगे, FN इज इक्वल टू 3⁴n है, ठीक। सो FN अगर 3⁴n है तो एक काम करते हैं, वी आर रिक्वायर्ड टू गेस। क्या गेस करा जा सकता है कि जो AN होगा, AN पार्टिकुलर सॉल्यूशन का, वो कुछ इस फॉर्म का होगा, C इंटू 3⁴n रहा होगा, ठीक है। तो अब ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, तो ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ पे था, सो दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। तो इसमें कैसे पुट करेंगे, तो AN पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम AN के जगह पे क्या पुट करें, C इंटू 3⁴n। तो बगल वाले में भी क्या पुट करेंगे, C n-1 है तो 3⁴n-1, अब प्लस 3⁴n। अब सबसे छोटा कौन है, 3⁴n-1, तो सबको डिवाइड कर देते हैं, तो इधर कितना बचा, 3C इज इक्वल टू 2C प्लस 3, डन। तो यहाँ पे C कितना आ गया, 3। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अब C अगर आ गया तो AN पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। कैसे मिला, तो 3 इंटू 3⁴n दैट इज इक्वल टू 3⁴n+1, डन। अब 3⁴n+1 इधर तो आ ही गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया और होमोजीनियस सॉल्यूशन मिल गया। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू AN दैट इज इक्वल टू AN होमोजीनियस plus AN particular solution. So this is equal to, therefore AN is equal to A into 2⁴n plus 3⁴n+1, done. बट अभी तक सॉल्यूशन आया नहीं, क्यों, A तो हमें मिला ही नहीं, तो इनिशियल कंडीशन तो लगाना होगा। बच्चों स्टेप्स देख लो, स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल कंडीशन अब क्या होगा, सो टू फाइंड इनिशियल कंडीशन A0 A दैट इज 2⁴0 1 होगा एंड प्लस 3। अब A0 कितना दे रखा था, A0 इज गिवन एज 1, सो बेसिकली 1 इज इक्वल टू A प्लस 3। तो यहाँ से A कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू -2। देयरफॉर क्लोज्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सो व्हाट इज क्लोज्ड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म विल बी AN इज इक्वल टू कितना हो गया, -2 पर पावर n+1, क्यों 2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 3⁴n+1, डन डन। सो दिस इज द क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो लेट अ सीक्वेंस दे दिया है, सीक्वेंस AN बी डिफाइंड, कैसे डिफाइंड करा गया, बाय A0 इज इक्वल टू 1, A0 कितना है 1, A1 कितना है 2, ठीक है, एंड AN कितना दिया हुआ है 5AN-1 -6AN-2, ठीक है, ये दिया है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ओके। फाइंड द स्मॉलेस्ट n ग्रेटर देन 0 सच दैट AN इज परफेक्ट स्क्वायर, AN एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो हाउ वुड यू डू इट,
अब ये कैसे करोगे बच्चों? तो तरीका क्या है, ए एन दिया हुआ है, ए एन ये कैसा है, लीनियर, क्या ये लीनियर है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ठीक है, लीनियर तो होगा ही, लीनियर क्यों, कांस्टेंट ये है, बट ऑर्डर कितना है? 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस। तो पहले तो हम ये डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन है, रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्या है साथ में? कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, डन। अब ये तो हो गया। सो इसका सबसे पहला क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ए टू अपावर एन को क्या करते हैं, आर टू अपावर एन से, फिर 5 आर टू अपावर एन माइनस 1 माइनस 6 आर टू अपावर एन माइनस 2। अब आर टू अपावर एन माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो आर स्क्वायर 5r माइनस 6। सो ये कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 6 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। अब दो डिस्टिंक्ट ट्रूथ है, तो एक को r1 एक को r2 मानते हैं, ठीक है। सो डन। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड पार्ट कि सॉल्व फॉर रूट्स। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड पार्ट है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे आएगा? सो इस केस में जनरल सॉल्यूशन कैसे आता था, ए r1 पर पावर n, सो 2 टू द पावर n प्लस b 3 टू द पावर n, डन। इसके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 0 के लिए एनी कंडीशन इज देयर, या a1 a नॉट कितना है, n इक्वल टू 0, सो a नॉट इज 1, a नॉट इज 1, 1 इज इक्वल टू a प्लस b। ये हो गया पहला इक्वेशन। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 की बात कर लें, सो a1 कितना दिया हुआ है बच्चों, 2, सो 2 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 3। ये हो गया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, डन। सो अब हमें a और b फाइंड करना है, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आ गया कितना, 2 माइनस 2, सो b विल बिकम 0। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 0। अब b को 0 पुट करेंगे तो a कितना हो गया, 1। सो आंसर आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू, सो क्लोज्ड फॉर्म इज कितना, a n इज इक्वल टू दिस इज 1 इंटू 2 टू अपर n, तो ये 2 टू अपर n हो गया। तो अब इसको n ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा जब n 2 हो जाए, सो आंसर इज n इक्वल टू 2, क्योंकि 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अ सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड। कैसे डिफाइन करा गया है, बाय a1 इज इक्वल टू 1, an इज इक्वल टू n इंटू an माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फाइंड a5। नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी, क्यों, इसमें तो बस वैल्यू बैठाने हैं। तो जैसे a2 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू a1 डैट इज़ 2 हो जाएगा, a3 लिखेंगे तो 3 इंटू a2 डैट इज़ 6 हो जाएगा, a4 लिखेंगे तो 4 इंटू a3 डैट इज़ 6, 24 हो जाएगा, a5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, n इंटू, तो n कितना है 5 इंटू a4 डैट इज़ 24, सो आंसर इज़ 120। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, a5 इज़ 120। दिस इज इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज an लेट अ सीक्वेंस, क्या दिया हुआ है, an बी डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 4an माइनस 1 माइनस 3an माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम s इज इक्वल टू a1 प्लस a2
till a5. Done. So how would we do it? फिर से पहले फॉर्म देखो, ये फॉर्म देख के लग रहा है कि ये होमोजीनस है, दिस इज होमोजीनस, लीनियर है, बिल्कुल है, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये सॉल्व कैसे होगा? एक ही तरीका है, क्या कर सकते हैं इस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। सो पहला स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, मैं उतना लिखूंगा नहीं, सी लिख देता हूँ। सो आर टू द पावर एन, फिर से 4r टू द पावर n माइनस 1 माइनस 3r टू द पावर n माइनस 2, किसे रिप्लेस करते हैं? r टू द पावर n माइनस 2 से डिवाइड करो तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4r माइनस 3। नाउ रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो r कितना हो गया बच्चों? 3 और 1। तो ये तो अलग अलग रूट्स आए, ठीक है। तो r1 को 1 मान लेते हैं, r2 को 3 मान लेते हैं। सो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? जनरल सॉल्यूशन an इज इक्वल टू a 1 टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n तो 1 ही रहेगा, प्लस b r टू द पावर n, सो दिस इज 3 टू द पावर n, ठीक है। अब इनिशियल कंडीशन क्या क्या दे रखा है? a नॉट कितना है? a नॉट नहीं दिया, a1 दिया है। तो विल पुट n इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालते हैं, तो दिस इज a1 विल बी इक्वल टू व्हाट? a प्लस b इंटू 3, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 भी दे रखा है, n 2 में कितना दिया है? 3, तो a2 डेट इज, अच्छा a1 कितना आया था? a1 वॉज 1, सो 1 इज इक्वल टू a प्लस 3b एंड 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस 9b, ठीक है। पहला हो गया a प्लस 3b, a प्लस 9b। सो देयर फॉर a प्लस, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, a कट गया तो 6, a1 1 था, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, और माइनस 6b, तो b कितना हो जाएगा? डैट इज b इज इक्वल टू 1/3 डायरेक्ट। अब b अगर 1/3 है तो किसी एक में पुट कर लो, तो 3 इंटू 3, तो a कितना हो गया? 3 इंटू 1/3, 1 कैंसिल, तो a 0 हो गया। डन। सो इसका मतलब क्लोज्ड फॉर्म कैसा आ गया? सो देयर फॉर क्लोज्ड फॉर्म विल बी an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a तो 0 है, b कितना है? 1/3 इंटू 3 टू द पावर n, सो डैट इज 3 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब हमें बोला क्या? a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a5। सो देयर फॉर Sn क्या निकालना था? सम निकालना था। तो सम विल बी इक्वल टू a1 मतलब 3 टू द पावर 0, a2 3 टू द पावर 1, और a5 कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 4, है ना। ये क्या है? gp। सो इसका सम क्या होता है? a r टू द पावर n माइनस 1, 5 टर्म है, -1/2, सो दिस इज 242/2, आंसर इज 121। डन, ठीक है, आंसर इज 121। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज सपोज an इज डिफाइंड। कैसे डिफाइन करा गया है? तो बाय a0 इज इक्वल टू 0 है, a1 इज इक्वल टू 1 है, एंड an इज इक्वल टू, एंड क्या दे रखा है? an इज इक्वल टू a n/2 GIF, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस a GIF n-1/2 और प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फाइंड a7 निकालना है। सो हाउ डू वी डू इट? अब GIF का मतलब तो पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू डैट इंटीजर। जैसे 1.7 है तो ये तो इंटीजर नहीं है, तो इससे पहले वाला इंटीजर कौन होगा? जो सबसे बड़ा हो और नज़दीक हो 1.7 के, लेकिन उसके लेफ्ट में हो। तो 1 -1.7 रहता तो क्या होता? डैट इज़ -2।
अच्छा अगर यहाँ पे 1 रहता तो क्या होता, दिस विल बी 1 इटसेल्फ, ठीक है। सो an ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, डन। तो बेसिकली अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, a0 दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, तो a2 निकालते हैं। सो a2 विल बी a 2/2 1, तो इंटीजर है तो a1 ही लिखाएगा। दिस विल बी 2 - 1/2, तो a0, अब a0 कितना दिया हुआ है, डेट इज 0 + 1, तो a1 कितना है बच्चों, a1 इज गिवन बाय 1, 1 + 1 2 हो गया। अच्छा फिर a3 की बात करें, a 3/2, तो ये a1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे a1 हो जाएगा और +1, ठीक है। आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर। तो a3 कितना हो गया, a1 + a1 दैट इज 2a1, और a1 कितना दे रखा है 1, तो दिस इज 3। नाउ व्हाट अबाउट a4 बच्चों, सो a4 विल बी a2 + a1 + 1, सो a2 कितना आया 2, 2 + a1 दैट इज ये 4 हो गया। अच्छा a5 की बात करें तो a5 इज 5/2 दैट इज a2 + a2 एंड +1, सो व्हाट इज a2, a2 कितना है 2 + 2 + 2 दैट इज 5। a6 कितना होगा बच्चों, तो इसी तरह a6 क्या होगा 6, और a7 क्या होना चाहिए, दैट विल बी 7। सो व्हाट इज द आंसर, a7 इज इक्वल टू 7, डन।